आज की कहानी एक बहुत ही रोचक और दिलचस्प कहानी है। इसमें दो दोस्त अपनी दिली ख्वाहिश के मुताबिक एक जादुई परिलोक में पहुंच जाती हैं। लेकिन ये सब कैसे होता है, कहां से शुरू होता है ये सफर और क्या सच में ख्वाहिशें पूरी हो सकती हैं, ये सब जानने के लिए आइए शुरू करते हैं। मूवी के शुरू में हम एक लड़की सिंडी को देखते हैं जिसे एक बिल्डिंग में एक पुराना शीशा नजर आता है। वहां मौजूद एक लड़की उसे बताती है कि यह शीशा एक पुराने जर्मन म्यूजियम से लाया गया है। सिंडी अपनी दोस्त जीनी को लेकर शीशे के सामने जाती है और शीशे के सामने खड़ी होकर कहती है, काश मैं परिवार की प्रिंसेस होती और तुम एक बुरी विच होती। उसकी बात के जवाब में शीशा कहता है, ऐसा ही होगा। यह आवाज सुनकर वे दोनों हैरान हो जाती हैं। सिंडी को लगता है कि कोई उनके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए वह शीशे के करीब जाकर चेक करने लगती है। जादुई शीशा उसे अपने अंदर खींच लेता है। जीनी उसे बचाने के लिए पकड़ती है तो शीशा उसे भी अंदर खींच लेता है और वे दोनों एक जादुई दुनिया में पहुंच जाती हैं। इस जादुई दुनिया में सिंडी एक प्रिंसेस होती है। सिंडी खिड़की से बाहर देखती है तो उसे बाहर फेरीलैंड नजर आता है और फिर उसके पास एक फेरी आती है। अब सीन फ्लैशबैक में जाता है जहां हमें पता चलता है कि सिंडी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और रोज सोशल मीडिया पर अपनी वीडियो अपलोड करती थी, लेकिन उसकी वीडियो पर व्यूज नहीं आते थे, जिसके कारण उसके फॉलोअर्स भी नहीं बढ़ते थे। एक दिन सिंडी एक वीडियो देखती है जिसमें एक औरत कहती है कि जिसके 10,000 फॉलोअर्स होंगे उसे एक वीडियो स्पॉन्सर करने के $500 मिलेंगे। इसके बाद जीनी को दिखाया जाता है जो पोस्ट ऑफिस में जाती है। जीनी पोस्ट ऑफिस के लॉकर से अपने लिए आए हुए लेटर्स निकालने लगती है। तभी एक डरावनी औरत उसे पीछे से आकर डरा देती है। ये कोई और नहीं बल्कि सिंडी ही थी जिसने भेज बदला हुआ था। सिंडी ने वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए अपना मोबाइल एक स्टैंड पर लगा दिया था। सिंडी की इस हरकत पर जीनी को गुस्सा आता है, इसलिए वह उसे बातें सुनाने लगती है। जीनी सिंडी को बताती है, मैंने एक जगह अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई किया था और यहाँ वही चेक करने आई थी, लेकिन तुमने मुझे डरा दिया। जीनी नीचे गए हुए लेटर्स उठाने लगती है जिसमें सिंडी भी उसकी मदद करती है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये दोनों बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं। लेटर्स इकट्ठा करते हुए अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई किए गए लेटर का रिप्लाई वाला लेटर सिंडी को मिल जाता है। सिंडी ये लेटर जीनी को देने की बजाय छुपा लेती है। जीनी निराश होकर सिंडी से कहती है, मैं अप्रेंटिसशिप के लिए 2 बार अप्लाई कर चुकी हूँ लेकिन मुझे अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। सिंडी उसे तसल्ली देते हुए कहती है, अगर तुम्हें जवाब नहीं मिल रहा तो तुम मेरे साथ सोशल मीडिया के लिए वीडियो बना सकती हो। वह जीनी को लालच देते हुए कहती है, अगर हमारे फॉलोअर्स बढ़ गए तो हम अच्छे पैसे कमा सकते हैं। जब सिंडी जीनी के साथ पोस्ट ऑफिस से बाहर जाती है तो जीनी उसे कहती है, तुम्हारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर सिर्फ 300 फॉलोअर्स हैं और तुम जो वीडियो अपलोड करती हो उस पर भी ज्यादा व्यूज नहीं आते। जीनी उसे कहती है, तुम ये काम छोड़ दो। जिस पर सिंडी बताती है, वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है और इंटरनेट भी बहुत महंगा हो गया है, इसलिए मैं ज्यादा वीडियो नहीं डाल पाती। वे दोनों रास्ते में एक बिल्डिंग के बाहर रुककर वहां का इंटरनेट इस्तेमाल करने लगती है। वहां का मैनेजर वहां की केयरटेकर से पूछता है, ये लड़कियां यहाँ क्यों आई हैं? तो केयरटेकर बताती है, ये लड़कियां यहाँ का इंटरनेट फ्री में इस्तेमाल करती है। वो आगे कहती है, मैंने इन दोनों को मना किया था कि सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर अपना समय बर्बाद मत करो, बल्कि हमारी कंपनी से जुड़कर बच्चों के लिए कुछ अच्छा काम करो। लेकिन सिंडी इस काम को नहीं छोड़ना चाहती। तभी वहां के बच्चे सिंडी को चढ़ाने के लिए कहते हैं, तुम पूरा हफ्ता वीडियो बनाने में जाया करती हो लेकिन फिर भी तुम्हारी वीडियो पर व्यूज नहीं आते। सिंडी को उनकी बातों पर गुस्सा आता है तो वो उन्हें अच्छा जवाब देने के लिए अंदर चली जाती है। मैनेजर सिंडी को देखकर कहता है, मैं हाई स्कूल में तुम्हारा टीचर था इसलिए मेरी बात मानकर इन फजूल कामों को छोड़ दो। लेकिन सिंडी पर उसकी बात का कोई असर नहीं होता। यहाँ वापस से मूवी का शुरू वाला सीन दिखता है जहां अंदर जाकर सिंडी जीनी के साथ इधर-उधर घूमने लगती है। इसी बीच सिंडी वहां रखा हुआ एक पुराने समय का शीशा देखती है। सिंडी शीशा देखकर कहती है, ये कैसा शीशा है? तो एक लड़की उसे बताती है, ये शीशा एक पुराने जर्मन म्यूजियम से लाया गया है। वो बताती है, हमें इस पर पुराने डिजाइन के बारे में बताया जाता है। उसकी बात सुनकर सिंडी जीनी को लेकर शीशे के सामने जाती है और शीशे के सामने खड़ी होकर कहती है, काश मैं परिवार की प्रिंसेस होती और तुम एक बुरी विच होती। उसकी बात के जवाब में शीशा कहता है, ऐसा ही होगा। यह आवाज सुनकर वे दोनों हैरान हो जाती हैं। सिंडी को लगता है कि कोई उनके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए वह शीशे के करीब जाकर चेक करने लगती है। जादुई शीशा उसे अपने अंदर खींच लेता है। जीनी उसे बचाने के लिए पकड़ती है तो शीशा उसे भी अंदर खींच लेता है और वे दोनों एक जादुई दुनिया में पहुंच जाती हैं। इस जादुई दुनिया में सिंडी एक प्रिंसेस होती है। सिंडी खिड़की से बाहर देखती है तो उसे बाहर फेरीलैंड नजर आता है। तभी वहां एक फेरी आती है। सिंडी उसे पूछती है, मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है? तुम कौन हो और मैं यहाँ कैसे आई हूँ? इस पर फेरी उसे बताती है, तुम फेरीलैंड की जादुई दुनिया में आ गई हो। सिंडी उसे पूछती है, क्या ये दुनिया असली नहीं है? तो फेरी बताती है, ये असली दुनिया है लेकिन ये फेरीलैंड है जो दूसरी दुनिया से अलग है। वो कहती है, तुम यहाँ राजा की बेटी हो। सिंडी उसे वहां रखे उस जादुई शीशा के बारे में पूछती है तो फेरी कहती है, इस दुनिया में आने के सभी रास्तों को राजा ने बंद करवा दिया था। अब इस दुनिया में आने जाने के लिए सिर्फ यही शीशा इस्तेमाल किया जाता है। वह कहती है, तुमने उस वक्त इस शीशा के सामने अपनी कुछ विशेष जाहिर की जब ये जागा हुआ था, इसीलिए यह तुम्हें इस दुनिया में ले आया है। उसी वक्त जीनी भी शीशा के जरिए महल के बाहर आकर गिरती है। फेरी उसे उठाकर महल के अंदर सिंडी के सामने ले आती है। सिंडी को देखकर जीनी उसे पूछती है, हमारे साथ ये सब क्या हो रहा है? तो सिंडी उसे वो सब बता देती है जो उसे फेरी से पता चला था। जीनी उसे पूछती है, हम अपनी दुनिया में कैसे वापस जा सकते हैं? तो फेरी उन्हें बताती है, कल सुबह ये शीशा मुर्गे की बांग पर फिर से जाग जाएगा। वो कहती है, फिर तुम्हारे पास अपनी दुनिया में वापस जाने के लिए सिर्फ 5 दिन होंगे। फेरी कहती है, अगर तुम लोग उन 5 दिनों में अपनी दुनिया में वापस जाने में कामयाब नहीं हुई तो फिर तुम्हें यहीं रहकर इस शीशा के दोबारा जागने का इंतजार करना होगा। फेरी सिंडी से कहती है, अगर कभी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो मेरा नाम ले लेना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। उसके जाने के बाद जीनी सिंडी से कहती है, तुम यहाँ प्रिंसेस हो और मैं एक आम सी लड़की। जिस पर सिंडी मुस्कुराकर कहती है, तुम्हें तो मेरी विश के मुताबिक एक बुरी विश होना चाहिए था। जीनी उसे पूछती है, हम कौन सी दुनिया में हैं? तो सिंडी बताती है, हम फेरीलैंड में आ गए हैं। तभी 2 मिनट सिंडी के पास आकर बताती है, पड़ोसी देश की प्रिंसेस सिंड्रेला आपकी बर्थडे पार्टी के लिए आ रही है। ये सुनकर सिंडी जीनी से कहती है, अब हमें तैयार होकर पार्टी को एंजॉय करना चाहिए। सिंडी कहती है, सुबह होने में अभी बहुत समय है इसलिए हम अभी इस दुनिया के मजे लेंगे। वो कहती है, मेरे पास मेरा मोबाइल भी है जिसमें हम यहाँ की वीडियो और रील्स बनाएंगे। कुछ देर बाद वे दोनों तैयार होकर रूम से बाहर जाती हैं तो उन्हें एक सर्वेंट नजर आता है जिसका नाम अलादीन था। सिंडी उसे उसके बारे में पूछती है तो वह बताता है, मैं यहाँ घोड़ों की देखभाल करता हूँ। सिंडी उसका नाम सुनकर हंसते हुए पूछती है, क्या तुम्हारे पास चिराग भी है? तो वह मना कर देता है। अलादीन कहता है, राजा को जादुई चीजें पसंद नहीं है इसलिए जो जादू करता है उसे फांसी दे दी जाती है। सिंडी उसे दिलासा देती है, चिंता मत करो, हम यहाँ ऐसा कुछ नहीं करेंगे। फिर सिंडी अपने मोबाइल में उसके साथ सेल्फी लेती है। अलादीन उसे पूछता है, क्या ये कोई जादुई चीज है? तो सिंडी जवाब देती है, ये स्मार्टफोन है जिसके बारे में तुम नहीं जानते। इसके बाद सिंडी जीनी के साथ बाहर जाती है जहाँ उन्हें सिंड्रेला मिलती है। सिंड्रेला उन्हें बताती है, जो प्रिंस मुझसे शादी करना चाहता है उसे पहले मेरे लिए सामने पड़े हुए पत्थर में से तलवार निकालनी होगी। सिंड्रेला उन्हें सामने खड़े प्रिंस आर्टुस के बारे में बताती है। वह कहती है, आर्टुस कई दिनों से मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है। आर्टुस सबके सामने पत्थर में से तलवार निकालने की कोशिश करता है लेकिन वह तलवार नहीं निकाल पाता। अगले सीन में सब लोग खाने की टेबल पर इकट्ठा होते हैं जहाँ राजा आता है और उसके पास ही उसकी वाइफ की फोटो रखी नजर आती है। राजा आर्टुस से कहता है, मेरे लिए जवानी के झरने से एक गिलास पानी ले आओ। उसकी बात सुनकर फोटो में मौजूद राजा की वाइफ कहती है, आप पहले ही उस झरने का पानी पीकर बच्चों जैसे दिखने लगे हैं। वो कहती है, अगर आपने दोबारा उसका पानी पिया तो आप बहुत छोटे लगने लगेंगे। जिस पर राजा गुस्से में कहता है, अपनी हद में रहो और मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं, मुझे सब अच्छे से पता है। सिंडी को कुछ समझ नहीं आता तो वो राजा से पूछती है, आपने मेरी शादी के बारे में क्या सोचा है? इस पर राजा की बजाय सिंड्रेला जवाब देती है। सिंड्रेला कहती है, क्या तुम्हें याद नहीं विच ने कहा था कि वो तुम्हारी शादी नहीं होने देगी? सिंड्रेला की बात सुनकर फोटो में मौजूद राजा की वाइफ और सिंडी की मॉम कहती है, हमने बहुत कोशिश की कि हम तुम पर से विच का श्राप खत्म कर सकें लेकिन हम ऐसा नहीं कर सके। दूसरी तरफ फेरीलैंड के एक और राज्य के प्रिंस बॉस्को को दिखाया जाता है। बॉस्को के गुड़साल में काम करने वाला एक सर्वेंट उसे आर्मर पहनाकर तैयार करता है और फिर उसे 2 रस्से से बांधकर एक ऊंचे हॉर्स पर बैठाया जाता है। उसी वक्त वहां बॉस्को की मॉम आती है और वो बॉस्को से कहती है, तुम एक नालायक और निकम्मे बेटे हो लेकिन आज तुम एक बड़ा काम करने जा रहे हो। वो कहती है, आज तुम सिंडी का श्राप तोड़ने जा रहे हो, तुम्हें सिंडी को किस करके उसका श्राप तोड़ना होगा? मॉम कहती है, अगर तुम उसका श्राप तोड़ने में कामयाब हो गए तो राजा तुम्हारी उससे शादी करवा देंगे। बॉस्को उसकी बातें सुनकर कहता है, तुम भी मेरी जैसी निकम्मी मॉम हो। वो कहता है, मैं सिंडी का श्राप तोड़ने की कोशिश जरूर करूंगा लेकिन तुम मुझ पर ज्यादा प्रेशर नहीं डाल सकती। मॉम के जाने के बाद बॉस्को का सर्वेंट उसे समझाते हुए कहता है, आपको अपनी मॉम की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। मैं जानता हूं जैसे मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं वैसे ही आप भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो कहता है, मुझे पता है कि आप किसी भी प्रिंसेस से शादी नहीं करना चाहते लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता बॉस्को उसे ज्यादा इग्नोर करके वहां से चला जाता है। राजा के महल में सिंडी को उसकी मेट्स बिस्तर पर लिटा देती है। फोटो में से उसकी मॉम उसे कहती है, ईवल विच आज तुम्हें हमेशा सोने वाला श्राप देने आएगी जैसा कि शगुन में बताया गया था। मॉम कहती है, वो श्राप तभी टूटेगा जब कोई सच्चा प्यार करने वाला तुम्हें किस करेगा। फिर सब लोग उसके रूम से बाहर चले जाते हैं। उनके जाते ही जीनी शेल्फ से निकलकर बाहर आती है और सिंडी से कहती है, हम जो कुछ यहाँ देख रहे हैं वो सब कहानियां हम अपनी दुनिया में पढ़ चुके हैं। जीनी कहती है, हम आज कुछ ऐसा करेंगे जिससे बुरी विच तुम्हें हमेशा सोने वाला श्राप दे ही न सके। फेरीलैंड के जंगल में एक विच रहती थी। ये विच उड़ती हुई सिंडी के रूम में जाती है लेकिन उसे वहां सिंडी कहीं नजर नहीं आती। उसी वक्त सिंडी उसके पीछे से आकर उसे पकड़ लेती है और कहती है, मैं जानती थी तुम आज मुझे श्राप देने आओगी। विच को कुछ समझ नहीं आता। इससे पहले कि विच कुछ करती सिंडी उसका सिर चरखी की नोक पर मार देती है जिससे उसकी आंख जख्मी हो जाती है। विच अपनी आंख ठीक कर लेती है। विच उठकर सिंडी के पास जाने लगती है तो सिंडी उसे कहती है, मैं ये सब कुछ फिल्म में देख चुकी हूं इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी। विच को सिंडी की बातों की समझ ही नहीं आती क्योंकि वो नहीं जानती फिल्म क्या होती है। विच को ये भी नहीं पता था कि सिंडी असल में दूसरी दुनिया से आई है। उसी वक्त वहां जीनी आ जाती है जो छुपी हुई थी। जीनी विच पर टीयर चलाती है जिस कारण वो नीचे गिर जाती है। नीचे गिरकर भी विच हिम्मत नहीं हारती और सिंडी को अपनी जादू से हवा में उठा देती है। साथ ही विच मंत्र पढ़कर उसे नींद वाला श्राप भी दे देती है। इससे पहले कि श्राप उस पर पूरी तरह असर करता सिंडी उसे मुंह से निकाल देती है। यह देखकर विच दोबारा श्राप देने के लिए उसे मुंह में डालने की कोशिश करती है लेकिन उसी वक्त जीनी उस पर हमला कर देती है। विच कमजोर पड़ने
लगती है, इसलिए वहां से धुआं बनकर उड़ जाती है। उसके जाने के बाद सिंडी और जीनी मिलकर शराब को एक गुलदान में बंद कर देती है। अगली सुबह जादुई शीशा भी जाग जाता है। यह देखकर जीनी सिंडी से कहती है, हमारा यहाँ से जाने का समय आ गया है। लेकिन तभी सिंडी खिड़की से नीचे देखती है। नीचे से दीवार पर लगी बेल को पकड़कर बॉस को ऊपर आने की कोशिश कर रहा था। सिंडी उसे देखकर जीनी से कहती है, हम कुछ देर बाद यहाँ से जाएंगे क्योंकि बॉस को ऊपर आ रहा है, हम उसके साथ वीडियो बनाकर मजे करेंगे। वो कहती है, इन वीडियो से हमें अपनी दुनिया में बहुत सारे व्यूज मिल जाएंगे। उसी वक्त बॉस को खिड़की से अंदर आ जाता है, जिसे देखकर जीनी छुप जाती है और सिंडी बिस्तर पर लेट जाती है। उसे देखकर बॉस को लगता है कि सिंडी सो रही है, इसलिए वह उसके करीब जाकर उसे चूमने लगता है। लेकिन तभी सिंडी उठकर बैठ जाती है। उसे उठता देख बॉस को डर जाता है और सिंडी को अपने बारे में बताता है, मैं पड़ोसी राज्य का प्रिंस हूँ। वह उसे कहता है, मुझे लगा था कि तुम श्राप के कारण सो रही हो, इसलिए मैं तुम्हें चूम कर जगाने वाला था। सिंडी उसे कोई जवाब नहीं देती। बॉस को उसे सगाई करने के लिए उसे अंगूठी पहनाने लगता है। लेकिन तभी सिंडी की टक्कर से बॉस को धक्का लग जाता है और वह उस गुलदान पर गिर जाता है जिसमें श्राप बंद किया गया था। गुलदान नीचे गिर जाता है जिससे उसमें से श्राप निकलकर कमरे में इधर-उधर उड़ने लगता है। उसे बचने के लिए सिंडी और बॉस को कमरे में इधर-उधर भागने लगता है। इसी बीच कर्स उस जादुई शीशे से भी टकरा जाता है जिससे वो शीशा टूटने लगता है। बॉस का मुंह खुलता है और कर्स वाला जादू उसके मुंह में चला जाता है। जादू के असर से बॉस को हमेशा के लिए नींद में चला जाता है। छुपी हुई ज़ेनी बाहर आती है और कहती है, बॉस को अब तभी जाग सकेगा जब कोई सच्चा प्यार करने वाली आकर इसे किस करेगी। उसकी बात पर शंटाल कहती है, जब तक इस पर से ये जादू खत्म नहीं होता तब तक हम इसे कहां रखें। अगर किसी ने इसे इस हालत में हमारे रूम में देख लिया तो वो यही समझेंगे कि इसकी ये हालत हमारी वजह से हुई है। वो दोनों दूसरों की नजरों से बचने के लिए उसे चिमनी में छिपा देती है। जादुई शीशा टूट जाता है, इसलिए अब वो अपनी दुनिया में नहीं जा सकेंगी। ये देखकर सिंडी परेशान हो जाती है, इसलिए वो फेरी को वहां बुलाती है और उसे मदद करने को कहती है। फेरी सिंडी से कहती है कि अब इस शीशे को कोई विच ही ठीक कर सकती है जिसके पास बहुत शक्तियां होंगी। वो बताती है कि वो विच जंगल में रहती है। फिर वो वहां से चली जाती है। सिंडी कहती है, अब हमें उसी विच के पास जाना पड़ेगा जिस पर हमने हमला किया था। फिर वो दोनों महल में घूमते हुए राजा के दरबार के पास पहुंचती है। वो छुपकर देखती है तो उन्हें दरबार में राजा बैठा नजर आता है। राजा अपने दरबारी लेखक से अपने राज्य का इतिहास लिखवाता है, जिसमें वह बहुत सारी गलत बातें भी लिखवाता है। इसी बीच जादुई पेंसिल लेखक के हाथ से उड़कर इधर-उधर जाने लगती है, जिससे राजा को गुस्सा आ जाता है। वो लेखक से पूछता है, यह पेंसिल तुम्हारे काबू में क्यों नहीं है? तो लेखक उसे जवाब देता है, ये पेंसिल आपके नीले मोती से नियंत्रित होती थी, जब से वह मोती गुम हुआ है तब से ये पेंसिल नियंत्रण में नहीं रही। ये सब देखकर सिंडी जीनी के साथ अलादीन के पास अस्तबल में जाती है और उसे कहती है, मुझे एक कालीन की जरूरत है। अलादीन उन दोनों को लेकर अस्तबल के अंदर जाता है और उन्हें एक कालीन दिखाता है। सिंडी कालीन देखकर उसे पूछती है, क्या ये उड़ता है? जिस पर अलादीन नहीं कहता है। अलादीन उन्हें बताता है, जब मैं छोटा था तब यहाँ गुलाम बनाकर लाया गया था। वो कहता है, अब मैं अपने मॉम डैड से मिलने के लिए जाना चाहता हूँ। उसकी बात पर जीनी उसे कहती है, हमें जंगल में विच के पास जाना है, इसलिए हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। अलादीन विच के पास जाने से डरता है, लेकिन सिंडी के हुक्म की वजह से उसे चुप होना पड़ता है। अलादीन उन्हें लेकर जंगल की ओर निकल जाता है। जंगल में अलादीन पत्थर की एक दीवार के सामने रुककर उन्हें कहता है, इससे आगे आपको खुद ही जाना होगा क्योंकि मुझे अंदर जाने से डर लगता है। सिंडी और जीनी उस दीवार के पास जाती है जहां उन्हें विच की झोपड़ी नजर आती है जो एक बड़े पेड़ के नीचे बनी हुई थी। वो दोनों झोपड़ी के अंदर जाती है तो उन्हें वहां विच और उसकी एक नौकरानी नजर आती है। सिंडी डरते हुए उसे कहती है, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। इस पर विच उनसे कहती है, तुम दोनों ने यहाँ आकर अपनी मौत को आवाज दी है। वो अपनी छड़ी जमीन पर बजाती है जिससे सिंडी और जीनी का शरीर वहीं रुक जाता है। विच सिंडी से कहती है, तुम्हारे डैड ने हमारे घर जला दिए और हमें अपने राज्य से निकाल दिया। सिंडी कहती है, वो मेरे असली डैड नहीं है क्योंकि मैं इस दुनिया की नहीं हूं बल्कि दूसरी दुनिया से आई हूं। सिंडी पूछती है, उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? विच उसे बताती है, पहले हमारा समुदाय दाई का काम करता था। वो आगे बताती है, एक दो बार राजा के घर में बच्चों के जन्म के समय मौत हो गई तो हमारे समुदाय पर डायन होने का इल्जाम लगा दिया गया और हमें अपने राज्य से निकाल दिया गया। विच कहती है, तब से हम लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए यहाँ जंगल में रहकर जादू सीखना शुरू किया ताकि राजा से बदला ले सके। वो कहती है, मैं राजा से अपना और अपने लोगों का बदला लेकर रहूंगी। फिर विच सिंडी के पास आकर उसे मारने लगती है, लेकिन तभी उसकी नजर सिंडी के बैग पर लगे एक छल्ले पर पड़ती है। विच उससे पूछती है, क्या तुम वाकई दूसरी दुनिया से आई हो? सिंडी हाँ कहती है। ये सुनकर विच उसके आगे झुक जाती है और कहती है, दूसरी दुनिया से आई हुई दो लड़कियां हमारी दुनिया बदल देंगी। उसकी बात सुनकर सिंडी हैरान हो जाती है क्योंकि वो खुद अपनी हालत नहीं बदल पा रही थी तो किसी और की दुनिया कैसे बदल सकती थी। वो विच से पूछती है, ऐसा कैसे हो सकता है? विच भविष्य पढ़कर सुनाती है और कहती है, हमारी दुनिया के हालात बदलने के लिए तुम्हें राजा की टोपी का नीला मोती ढूंढना पड़ेगा। वो कहती है, नीला मोती ढूंढने से तुम्हें राजा की जादुई पेंसिल पर काबू मिल जाएगा जिससे उसका शासन खत्म हो जाएगा क्योंकि वो जबरदस्ती राजा बना था। सिंडी उससे पूछती है, हमें वो नीला मोती कहां मिलेगा? विच उसे बताती है, यहाँ से दूर एक किला है जहाँ एक खतरनाक ड्रैगन उस मोती की रक्षा करता है। उसकी बात पर सिंडी उसे कहती है, क्या तुम मेरी दोस्त जीनी को जादूगरनी बना सकती हो क्योंकि हमें आगे बहुत सी जगहों पर जादू की जरूरत पड़ेगी। विच अपनी नौकरानी से कहती है, जीनी को जादूगरनी बनाने की तैयारी करो। उसकी बात पर नौकरानी बताती है, इस काम में 2 महीने लगेंगे इसलिए अभी तुम यहाँ से जाओ और 2 महीने बाद वापस आना। उसकी बात सुनकर सिंडी अकेली झोपड़ी से बाहर निकल जाती है। जाने से पहले सिंडी झोपड़ी में से विच की जादुई किताब और उसका दुपट्टा चुरा लेती है। वो बाहर जाती है तो अलादीन उसे जीनी के बारे में पूछता है। राजा उसे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही महल में आकर मुझे धमकियां देने की? वो कहता है, मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा। सिंडी जो छुपकर ये सब देख रही थी सोचती है, इस सब में मेरी गलती है। वो सोचती है, इससे पहले कि यहाँ लड़ाई हो मुझे कुछ करना पड़ेगा। ये सोचकर वो अपने कमरे में जाती है और बॉस को चिमनी से निकालकर बिस्तर पर लिटा देती है। तभी बॉस का नौकर भी खिड़की से वहां आ जाता है जिसे देखकर सिंडी छुप जाती है। उसकी वजह से सिंडी का श्राप टूट गया है। राजा कहता है, फिर मुझे शर्त के मुताबिक इन दोनों की शादी करवानी होगी। सिंडी अलादीन के पास जाती है और विच की जादुई किताब देखते हुए कहती है, इसमें जादुई शीशे को जोड़ने के बारे में बताया गया है। वो कहती है, हमें कुछ चीजें चाहिए जिनका पाउडर बनाकर उसे टूटे हुए शीशे पर डालकर जादुई आग से पिघलाएंगे। उसकी बातें सुनकर अलादीन कहता है, हमें इस किताब को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि इससे हमें खतरा हो सकता है। सिंडी उसे उड़ने वाला दुपट्टा दिखाती है तो अलादीन उसके लिए वो चीजें ढूंढने के लिए तैयार हो जाता है जिनसे पाउडर बनाना था। अगले दिन महल में आर्टोल सिंड्रेला से बदतमीजी से बात करता है जो देखकर सिंडी उससे पूछती है, क्या तुम इस इंसान से शादी करना चाहती हो? उसकी बात पर सिंड्रेला कहती है, लड़कियों को सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। उसकी बात सुनकर सिंडी हंसने लगती है और उसे समझाती है, अब ऐसा नहीं होता। वो सिंड्रेला से कहती है, आर्टोल पत्थर में से तलवार नहीं निकाल सका था तो तुम इसके साथ शादी नहीं कर सकती। सिंड्रेला खुद ही पत्थर में से तलवार निकालने की कोशिश करती है जिसमें वह कामयाब भी हो जाती है। आर्टोल तो तलवार नहीं निकाल पाया था लेकिन सिंड्रेला ने यह कर दिखाया था। सिंडी सिंड्रेला को समझाते हुए कहती है, तुम खुद को आर्टोल की नौकरानी मत बनाओ। अगले दिन महल में सिंडी और बॉस की सगाई होती है। तभी आर्टोल सबके सामने कहता है, इस तलवार को मैंने पत्थर में से निकाला है। इस पर राजा कहता है, इसे मेरा आधा राज्य मिलेगा। ये सुनकर सिंडी सिंड्रेला से पूछती है, क्या तुम ऐसे झूठे इंसान से शादी करोगी? तो सिंड्रेला कहती है, अब मुझे इसी के साथ शादी करनी पड़ेगी क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकती। रात को अलादीन सिंडी का मोबाइल देख रहा था जब अचानक से बेहोश हो जाता है। उसे बेहोश देखकर सिंडी डर जाती है और अपना मोबाइल तोड़ देती है। सिंडी उड़ने वाले दुपट्टे को अलादीन की चटाई पर रखकर सिलाई कर देती है। कुछ देर बाद जब अलादीन को होश आता है तो वह उड़ने वाली चटाई को उड़ता हुआ देखकर खुश हो जाता है। वह कहता है, अब मैं अपने माँ पापा से मिलने के लिए जा सकता हूँ। फिर सिंडी अपने कमरे में जाकर अलादीन की लाई हुई चीजों से पाउडर तैयार करती है। उसे विच की झोपड़ी से आए हुए 2 महीने हो चुके थे। तभी जीनी जादूगरनी बनकर उड़ते हुए सिंडी के कमरे में पहुंच जाती है। सिंडी पाउडर को जादुई शीशे के टूटे हुए टुकड़ों पर डालती है तो जीनी उसे अपने जादू से पिघला देती है। जादुई शीशा जुड़ जाता है। सिंडी खुश होकर जीनी का हाथ पकड़ती है तो जीनी उसका दिमाग पढ़ने लगती है जिससे उसे पता चलता है कि सिंडी ने उसका अप्रेंटिसशिप लेटर छुपाया था। ये जानकर जीनी नाराज हो जाती है और सिंडी पर अपने जादू से हमला करने लगती है। सिंडी उसे बचते हुए उसे बताती है, मैंने ऐसा सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि मैं अकेली नहीं रहना चाहती थी। जीनी उसकी कोई बात नहीं सुनती और उस पर आग के गोले गिराती है। तभी वहां सिंडी की मां आ जाती है। वह यह सब देखकर डर जाती है और सिंडी को लेकर बॉस के कमरे में चली जाती है। उसके कमरे में जाकर वो बॉस और सर्वेंट को एक साथ देखकर शॉक हो जाती है। वो बॉस से कहती है, तुम ये सब कैसे कर सकते हो? तो सिंडी उसे रोकती है और कहती है कि वह बॉस को कुछ न कहे। इसी बीच सैनिक भी वहां पहुंच जाते हैं जिन्हें बॉस की मां कहती है, ये दोनों लड़कियां जादूगरनी है, इन्हें अभी गिरफ्तार कर लो। उसकी बात सुनकर सैनिक जीनी को पकड़ लेते हैं। वे सिंडी को पकड़ने ही वाले होते हैं लेकिन उसी वक्त अलादीन जादुई कारपेट लेकर वहां पहुंच जाता है और सिंडी को लेकर वहां से चला जाता है। अलादीन सिंडी को उस किले के पास ले जाता है जहां से उसे नीला मोती ढूंढना था। वह किले के अंदर जाती है तो वहां एक पत्थर उसे कहता है, तुम्हें उस ड्रैगन का मुकाबला करने के लिए एक हथियार चुनना होगा। लेकिन मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि आज तक कोई भी उस ड्रैगन को हरा नहीं सका। उसकी बात पर सिंडी कहती है, मुझे किसी हथियार की नहीं बल्कि अपनी दुनिया के स्मार्टफोन की जरूरत है। पठार उसे एक स्मार्टफोन देता है जो लेकर वह ड्रैगन के सामने जाती है। उसे देखकर ड्रैगन उस पर हमला करने लगता है लेकिन सिंडी मोबाइल का फ्रंट कैमरा खोलकर उसमें एक फिल्टर लगा देती है और मोबाइल को ड्रैगन की तरफ कर देती है। ड्रैगन मोबाइल में अपना मासूम रूप देखता है तो शांत हो जाता है और उसका दोस्त बन जाता है। सिंडी नीला मोती लेकर ड्रैगन की पीठ पर बैठकर महल की ओर जाती है। रास्ते में उसे राजा के जवानी के झरने का पानी नजर आता है जहां से ड्रैगन पानी अपने मुंह में भर लेता है। दूसरी तरफ महल में जीनी पर विच होने का इल्जाम लगाकर राजा ने उसे मौत की सजा सुना दी थी। राजा के सिपाही उसे सबके सामने बांधकर जलाने की तैयारी करते हैं। उसी वक्त ड्रैगन सिंडी को लेकर वहां पहुंच जाता है। राजा अपने सिपाहियों से कहता है, ड्रैगन को मारकर सिंडी को गिरफ्तार कर लो। लेकिन ड्रैगन उन सब पर अपने मुंह में भरकर जवानी वाला पानी डाल देता है। पानी बहुत ज्यादा था इसलिए वे सब बच्चे बन जाते हैं जिससे ड्रैगन भी छोटा हो जाता है। सिंडी नीला मोती राजा की टोपी में लगा देती है जिससे राजा की पेंसिल उसके कंट्रोल में आ जाती है और राजा का राज खत्म हो जाता है। राजा का राज खत्म होते ही विच अपने समुद्री के साथ वहां पहुंच जाती है और राजा की पत्नी को फोटो से आजाद कर देती है। वह सबसे कहती है, राजा ने मुझे इस फोटो में इसलिए कैद करवाया था क्योंकि मुझे राजा की हुकूमत पसंद नहीं थी। सबके सामने रानी को राज्य की तख्त पर बैठा दिया
दिया जाता है। रानी सबको अपनी मर्जी से जीने की इजाजत देती है। फिर सिंडी भी जीनी के साथ अपनी दुनिया में वापस आ जाती है। वापस आने के बाद सिंडी मैनेजर की ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम करती है, जहां वो बच्चों को रोज जादुई कहानियां सुनाती है और यही इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।